बात है अब तो। हाँ हाँ, अभी रास्ते में इनको यही बता रहा था मैं। हाँ जी जी ये जो बुक आपने लिखी है बाबा जी के बारे जी में, जी। तो ये लिखना कब से शुरू किया आपने? ये लिखना शुरू तो हमने लगभग 2016 में एक पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। जी ये मैं पढ़ चुका था कई बार, लेकिन फिर से मेरी पढ़ने की इच्छा हुई। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में पहला विचार आया कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखूं। फिर हमारे मन में आया कि मेरी ऑटोबायोग्राफी कौन पढ़ेगा, और हमारी ऑटोबायोग्राफी में बाबा जी का सबसे बड़ा स्थान है। मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब था हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी की बात थी। मतलब ऑटोबायोग्राफी नॉट इन दैट सेंस, स्पिरिचुअल जो जर्नी थी उसके बारे में मेरे मन में था ऐसा लिखने का। इसमें सबसे बड़ा भाग तो उन्हीं का है, तो हमने सोचा कि फिर महाराज जी क्या लिखते हैं, तो वो शुरू करना। उसके पहले तक मेरे पास करीब, मैं जब से महाराज जी का देहांत हुआ था तब से, जैसे मैंने आपको बताया कई बार कि मैं बहुत मिस करता था उनको, जी और मिस करने की वजह से मैं उसको कैसे उस वाइड को फिल करूं, इसके लिए मैं लोगों के पास जाता था और पूछता था। जी तो उनके संस्मरण सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी महाराज जी की। मेरे अपने संस्मरण तो थे ही, लेकिन मैं उसी में बातचीत करता था, तो अपनी बात भी कहता था कि ऐसे मेरे साथ क्या हुआ, और उनकी सुनता था। जी तो ऐसे ऐसे करके बहुत सी मेमोरीज हमारे माइंड में इकट्ठी हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ चीज़ें जो है हमने सोचा कि कहीं से वीडियो मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए। तो क्या हुआ कि एक बार वृंदावन गए थे, तो वहाँ पर पता लगा कि एक दीक्षित फोटोग्राफर है, उसके पास बहुत सी फ़ोटोज़ वगैरह है। ठीक है, और ये सिलसिला जो है महाराज जी के देहांत के पहले से ही शुरू हो गया था। ये वो मतलब हमें पता नहीं था ये सब हो रहा जी है, जी जी वो मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या हुआ कि जब हम उसके पास गए, दीक्षित के पास, तो दीक्षित ने हमको कहा कि हाँ हमारे पास तो बाबा जी की वीडियोज़ हैं बहुत से, लेकिन बाबा जी का 35,000 रुपया बाकी है हमारा, हाँ, मतलब हमारे ऊपर हमको लेना है। तो आप 35,000 देंगे तो हम आपको सारा वीडियोज़ दे देंगे। तो हमने कहा यार मेरे पास 35,000 तो नहीं है, 10,000 रुपया है मेरे पास। इसमें ऐसा करो तुम पूरा हमको मत दो, हमको चाहिए भी नहीं, आप जहाँ जहाँ बाबा जी हैं ना उनका निकाल करके दे दो। जी ठीक है। और तब तक जो है सीडी आ गया था, तो हमने कहा कि अच्छा होगा कि अगर आप उसमें दे दें, सीडी में दे दें। तो खैर सीडी में तो उसने नहीं दिया, लेकिन वीडियो में ही उसने सब निकाल करके दे दिया। जहाँ जहाँ भी जो भी कार्यक्रम होते थे ब्रज अकेडमी के, सुनिए, तो वो सारी चीज़ें निकाल बता रहे हैं पुस्तक कैसे लिखी, क्या कर बैठ। तो जब वो मुझे मिल गया, तो उन दिनों मैं चेन्नई में रह रहा था, तो चेन्नई में हमारा जहाँ ट्रांसफ़र होता था वहाँ पहुँच जाता था। तो चेन्नई में जब मैं रह रहा था तो वहाँ क्या हुआ कि वो ये समय है 1998 से लेकर के 2002 तक का बीच का। तो वहाँ जब चेन्नई में था तो मेरे एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे पास ये तुम बताते हो कभी कभी इसकी वीडियो ये सब बेकार हो जाएगा, आगे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। हमारा एक भांजा है वो सीडी बनाता है, तो इसको सीडी में कन्वर्ट करा लो। तो मैंने उनसे कहा तो सीडी में कन्वर्ट करके मुझे उसमें दे दे, डीवीडी मतलब, या डीवीडीज या सीडी जो भी कह लीजिए, तो वो कन्वर्ट करके रख, तो मेरे पास वो फिर सुरक्षित हो गया। फिर जो है और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है जब हम वहाँ चेन्नई से कानपुर में ट्रांसफ़र हुए, तो फिर क्या हुआ कि हमारा संपर्क जो है ब्रज के लोगों से आने लगा धीरे धीरे करके, और कानपुर में भी कई लोग थे उनसे भी संपर्क आया। तो उन लोगों ने, मेरी इच्छा हुई कि उसको बाबा जी से संबंधित जो भी सामग्री है वो इकट्ठा की जाए। तो वो जो है उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया और हमको मिलता गया। फिर हम जो है सबसे पहले जो है क्या हुआ कि एक ज्ञानानंद जी थे, जिनके बारे में शायद मैंने बताया होगा, देहरादून में वो रहते थे, वो स्विस सन्यासी थे, क्रिया योगी थे। जी हाँ, तो हमें ऐसे इंटरनेट पर मैं कुछ ढूंढता रहता था बाबा जी के बारे में, कहीं कुछ मिल जाए इंटरनेट पे। तो मैंने उस स्विस सन्यासी का पता हमको मिला कि वो जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ट्रांसेंडेंट जर्नी। तो ट्रांसेंडेंट जर्नी जो है और उसमें बाबा जी का उन्होंने उल्लेख किया है। जी ठीक है, ये किसी और के ब्लॉग में था। अच्छा, तो वो जब वो पता लगा तो मैं ऑफिस में इस तरह की पोजीशन में था कि हम कहीं भी जा सकते थे, और वो खर्चा सारा सरकारी होता था। तो मैंने एक वहाँ का ट्रिप बनाया और वहाँ चला गया, और देहरादून, क्योंकि वहाँ में कुछ वहाँ पर प्रचार करना था बॉन्ड वगैरह रिलेटेड IDBI का। तो वहाँ गया, उनसे मिला, और मिल करके उनसे वो पुस्तक मैंने दी। अच्छा, उस समय संयोग की बात थी कि वो पुस्तक हिंदी में बनी थी, जबकि उन्होंने अंग्रेजी में किया था, और उनके एक शिष्य ने उसको सारा का सारा हिंदी में कर दिया था, और हिंदी में पब्लिश हो गई थी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी में उसको निकाला, बाद में उनके देहांत के बाद निकला एक्चुअली।
तो ये जो है तो उसमें हमको काफ़ी मटेरियल मिल गया। और वो 60s में जो है बाबा जी के पास मतलब उनका घूमना था बाबा जी के साथ। अरे वाह। हाँ, और वो बड़ी विचित्र घटनाएं उसमें हैं। तो वो उनका सामग्री हमें काफ़ी, और वो एक पूरा एक चैप्टर है 70-80 पेजेस का चैप्टर उसमें मिल गया मुझे। और कुछ चीज़ें मैं खुद पहले से भी जानता था तो उसका वो भी हो गया, एक तरीके से एंडोर्समेंट हो गया। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि 2002 से 2006 के बीच में जो है फिर कानपुर में कई लोग मिले। फिर वृंदावन में एक सत्या जी हैं, वहाँ पर बरसाने में सत्या जी से मैं मिल चुका था इसके पहले, बाबा जी देहांत के समय ही उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने भी काफ़ी लोगों के कांटेक्ट दिए थे मुझे, और कुछ उन्होंने उनके पास सामग्री जो थी उन्होंने मुझे दी। जी। ज़्यादातर फोटोज़ थे और कुछ पत्र थे। कानपुर में एक व्यक्ति थे, वो बहुत वृद्धावस्था में थे। उन्होंने जो है सारे अपने, उनके पास जितनी भी करस्पॉन्डेंस थे बाबा जी से रिलेटेड, और वो सारा हमको सहर्ष जो है उन्होंने दे दिया। और इस तरह से मेरे पास चीज़ें इकट्ठी होती गई, वन बाय वन, हम खुद नहीं जानते। फिर उस पन्ना का ऐसे हमने कुछ लोगों को लिख दिया, एक हमको एड्रेस का मुरा मिला। उन्होंने, ज्ञानानंद जी ने मुझे एक 15-20 लोगों का एड्रेस दिया था। तो उनका तुम इन लोगों से मिल सकते हो। तो मैंने सबको लिखा उखा, उसमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया जो कि पन्ना के थे। वहाँ मैं पन्ना गया। फिर पन्ना के बारे में बाबा जी का बहुत सा वो है, महाराज जी पन्ना में कैसे रहे, क्या रहा, तो वो सारा मैंने वहाँ से इकट्ठा किया। वहाँ से बातचीत करके, मतलब इकट्ठा मतलब बातचीत करके कुछ टेप भी किया। उनसे मेरा संपर्क बहुत दिनों तक बना रहा। उनके देहांत के पहले तक संपर्क रहा। वो खरे साहब थे बाबा जी, उनके यहाँ बचपन से मतलब वहाँ जाते आते थे। और उनके जो नाना जी थे वो बाबा जी के बड़े भक्त थे जी। और बहुत मिस करते थे बाबा जी। अगर चले जाते थे जैसे कि उनको मतलब लगता था कि कोई उनका बेटा खो गया है, इस तरह से वो उनके मिलने पे। तो वो तमाम विचित्र कहानियाँ उनके बारे में हैं। तो वो सारा हमको इकट्ठा होता गया। और वहाँ यहाँ इवन पन्ना महारानी की जो बेटी थी, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बाबा जी जिनके पुत्र थे, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। अच्छा जी। उन्होंने अपने घर बुलाया भी, मैं जा नहीं पाया, नहीं तो और शायद बातें खुलती। फिलहाल मैं और 2-3 विजिट पन्ना का हुआ, तो उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ चित्र वगैरह ले लिए जहाँ रानी रहती थी, ये सारी चीज़ें। तो वो पन्ना का एक चैप्टर हो गया। अब ये जो हमारे पास चीज़ें इकट्ठी हो गई धीरे धीरे करके, और फिर ऑफिस के बहुत से काम होते हैं तो ऑफिस से काम करते रहे। फिर जो है हमारा फिर जो है चेन्नई में ट्रांसफ़र हुआ कानपुर से 2006 में। फिर चेन्नई में गया। चेन्नई में जाने के बाद मुझे इस बीच में मैं एक सूफी संत के संपर्क में आ गया था। सूफी संत के संपर्क में आने से क्या हुआ कि मुझे बाबा जी के बारे में तमाम चीज़ें जो हम समझ नहीं पाते थे, उसको समझने में मुझे बड़ी सहायता मिली। और जो उनके ख़ास तौर से मिस्टिकल बिहेवियर्स थे उसके बारे में हम नहीं समझ पाते थे, वो वहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा एजुकेशन मिला। और उसके बारे में समझ में आया कि वो दे आर नॉट मिस्टिकल, दे आर लॉजिकल एंड दे आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, एक दूसरे प्लेन से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें समझ में आने नहीं। फिर 2006 में जब वहाँ फिर से मैं चेन्नई पहुँच गया, तो मेरा चेन्नई में जो है वो कुछ मन नहीं लग रहा था अपने काम में ना, जो IDBI का बिजनेस था। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से फिर निकलते हैं, और फिर वहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र के लिए मांगा, तो वहाँ पर पहुँच गया मैं 2008 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ हैदराबाद में। तो हैदराबाद में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम अपनी PhD पूरी कर पाए और 2008 और 10 के बीच में। दूसरी चीज़ एक और होती है कि मैंने एक ब्लॉग बनाया वहाँ पर, और वो ब्लॉग बना करके उसमें जो भी हमारे पास सामग्री थी उसमें काफ़ी सामग्री हमने उस पर अपलोड कर दिया, जिससे लोगों को मिल जाए। मुझे हरदम ही डर लगता था कहीं हम बार बार ट्रांसफ़र होता है कहीं हमारे खो न जाए सारी चीज़। तो मैं काफ़ी चीज़ें उसमें डाल सकता था। और उसके बाद ब्लॉग में जब बन गया तो लोग अपने आप हमको संपर्क करने लगे। ये भी बड़ी विचित्र बात थी। तो रशिया से किसी ने संपर्क किया, यूक्रेन का एक्चुअली वो रहने वाला आदमी, उसने संपर्क किया मुझे और उसने कहा कि मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, और वो लिंक में जो है प्रोफेसर साजानोवा ने जो उनके बारे में लिखा है, उन्होंने एक आर्यावर्त करके एक मैगज़ीन ने वो सारा छाप दिया है, साजानोवा के संस्मरण। तो 3-4 आर्टिकल, एक पूरा इशू ही जो है आर्यावर्त जो मैगज़ीन रशियन में थी, वो उसमें पूरा साजानोवा से और उसमें बड़े अच्छे अच्छे फ़ोटो बाबा जी के, बहुत कम एज के फ़ोटो उसमें सारे थे। अच्छा। तो वो सारे हमको फिर मिल गए। फिर हमने उसको रखा था, फिर हमने सोचा कि इसको कैसे किया जाए रशियन को। फिर धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो रशियन से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट कर दिया गूगल के थ्रू। और फिर जो हमको समझ में आया उसको हमने चेंज भी किया, क्योंकि उसमें बहुत सा अशुद्धियाँ थी।
फिर इस तरह से एक दिन और वैसे ढूंढते ढूंढते कोई और रशियन का वो आ गया तो वो भी मिल गया। फिर इस तरह से हमने सोचा कि ये लोग जो लिख रहे हैं पता नहीं कौन लोग हैं कैसे हैं, तो उनसे मैंने संपर्क साधने की कोशिश की। संपर्क भी आ गया उन लोगों से, तो ये भी हो गया कि हाँ दे आर रिलायबल पीपुल और वो ऐसे ऐसे है। तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब इस तरह से सामग्री जो इकट्ठी होती गई ये बराबर ये बनती गई। अब 2008 से 10 हो गया, 10 से फिर अब दिल्ली आ गए, फिर से ट्रांसफ़र हुआ मेरा गुड़गांव आ दिल्ली। इधर ज़्यादा मैं बिजी रहा अपने कामों में, बहुत काम तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ बराबर मैं मिलता रहा और सूफी संघ के संपर्क में आया तो उसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जो है फिर यहाँ से मेरा चेन्नई, फिर 15 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पर कोलकाता में गए। तो फिर से जो है अब तब तक जो है सूफी संत जो थे वो भी उनका देहांत हो चुका था। जैसे उनका देहांत हुआ मेरा पूरा फोकस जो है बाबा जी पे आ गया उस समय तक जी। और बाबा जी के फोकस आने के साथ साथ कुछ और चीज़ें होने लगी। तो मेरे मन में ये इच्छा हुई कि ये जो मैंने सामग्री सारी इकट्ठा की है इसका क्या होगा, क्या यूज है। क्योंकि कई लोग हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं कुछ लिखूँ जो कि मैं अभी तक लिख नहीं पाया था। कई लोगों ने मुझे लिख करके दे भी दिया था और बहुत से लोग सुनाते थे जब, तो वो भी एक्सपेक्ट करते थे कि मैं शायद कुछ लिखूँगा। कई लोग मुझे मना भी करते थे कि उसको लिखना नहीं है क्योंकि ये सब मतलब अंदरूनी बातें हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सा था। तो मैंने फिर जो है उसको, जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ी मैंने 16 में फिर से पढ़ी, तो मेरे मन में जो इच्छा जगी तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। और मुझे लगा कि अब रिटायर भी हो जाएंगे 19 में, तो कुछ काम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी तो हमने हाँ, और फिर क्या था कि मैंने जितनी भी और चीज़ें थी सब उनको, चूँकि ऑफिस की फैसिलिटीज़ थी, तो मैंने सारा उसको स्कैन करा करके सब कुछ करके और रख लिया। और धीरे धीरे करके फिर उसमें कई इंटरव्यूज़ करते गए। और फिर जो है जब ये यहाँ पर आ गए हम लौट करके 19 में, तो 19 में जब आ गए तो उस समय तो खाली थे, कोई काम नहीं था। मेरे मन में आया फिर से कोई रोज़गार, मतलब कुछ काम किया जाए, लेकिन बार बार ये मन में आता था कि नहीं, मैं अब जो है हो गया बहुत जो होना था, पेंशन मिलती है, पैसे की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम जो है कम से कम ये इसी में काम में अपने को इंगेज करते हैं। और इससे जो मेरे अंदर थोड़ा लालच उलच है इस तरह का एकेडमिक से ये फलाना ढिकाना, ये सब भी शायद ख़त्म हो जाए, महाराज जी की कृपा हो जाएगी तो ये लिखने पढ़ने से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो वो मैंने काम शुरू किया और लिखने का और ज़्यादा। और संयोग से ये कोरोना काल आ गया और कोरोना काल में जो है और टाइम मिल गया और कहीं जा भी नहीं सकते थे। और इसी बीच में राकेश ने कभी हमको एक मैगजीन दी, डॉक्टर राकेश, हाँ डॉक्टर राकेश ने कभी दी थी, 2008 में उन्होंने पब्लिश किया था एक सॉवेनियर के रूप में। तो उसमें काफ़ी लोगों के, बड़े बड़े लोगों के उसमें संस्मरण थे, तो वो भी मुझे एक हैंडी मिल गया, तो वो मिल गया। और इस बीच में मैंने कई लोगों के टेलीफोन पर इंटरव्यू लिए, क्योंकि सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया था टेक्नोलॉजी की वजह से। इंटरव्यू लिख करके मैं लिखता था उसको, और लिख करके हिंदी में था तो हिंदी में फिर उसको अंग्रेजी में अनुवाद करता था। अनुवाद करने के बाद बहुत बार उसको रिवाइज करता रहता था। इसी सिलसिले में आपसे भी बात हुई, जब उनको मदन पाल जी ने आपका वो दिया फ़ोन नंबर, तो हमने वहाँ पर उसको फ़ोन करके आपसे बात किया। तो जो कुछ किताब में था वो तो था ही, उसके अलावा कुछ चीज़ जो ऐड की आपने वो भी हमने उसमें डाल दिया। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी कुछ सामग्री हो गई और मैं करीब, और फिर काम करते करते कुछ और लोग ऐड होते गए उसमें। फिर एक बार कुछ लोग जयपुर, मेरे सामने ये था कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें ले रहा हूँ कि मतलब जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अब भले मैंने देखा हो उनको कई जगहों पर, लेकिन वो लोग मानेंगे हमारी बात को, कहीं ऐसा ना मान लें कि थोड़ा किंवदंती किसी बात। हाँ, और लगे कि झूठा तो नहीं है। तो मैंने अभी तक क्या किया था कि वो फिर हमको अचानक जो है जयपुर से किसी ने हमारे उस पर, हमने इस बीच में एक और छोटा सा वो भी बना दिया, फेसबुक पे एक छोटा सा बना दिया, श्रीपाद बाबा करके वो बना दिया, ग्रुप बना दिया। तो उसमें लोगों को डालने लगे। तो उसमें फेसबुक पे कुछ लोग देख करके हमको कुछ चीज़ें उन्होंने जयपुर से दिया कि ये जो है इतना सामग्री मेरे पास है, मेरे पिताजी बाबा जी का सारा काम जो राजस्थान रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड अलॉटमेंट का, एवरेज अलॉटमेंट का, तो सारा वो लिखते थे। तो उनके संस्मरण लिए, डॉक्टर हरिनारायण हैं उनका नाम है। फिर और भी एक दो कुछ लोगों को राकेश ने कहा कि दे दो, प्रदीप केसरी कुछ लिख रहे हैं। तो ये सब मिलता गया, उसका हम ट्रांसलेट करते गए और सारा इकट्ठा होता गया। ट्रांसलेट करने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये जो है, जो मैंने ट्रांसलेशन किया है, और अंग्रेज़ी मेरी ठीक इतनी तो नहीं है,
कैसे हो। तो अब ये था कि इसको एडिटिंग करने के लिए जिसको संपर्क करते थे वो तो इतना पैसा मांगते थे कि वो समझ में नहीं आता था। हाँ, तो वो फिर हमने सोचा देखते देखते फिर अचानक जो है कुछ सॉफ्टवेयर मिल गए मुझे, तो उससे हमने एडिटिंग की और लैंग्वेज चेंज करना है करना, उसमें अपने आप कुछ इंडिकेट करता था, तो इस तरह से करके। लेकिन इस बीच में किताब काफ़ी बढ़ती गई और शुरू में मैंने जो लिखा था तो उसमें बाबा जी के चमत्कारों का जिक्र ज़्यादा था जी। तो मुझे ऐसा लगा कहीं हम बाबा जी को ऐसा तो नहीं पेश कर रहे हैं कि एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में। तो मेरे मन में जब ये बात आई तो मैंने फिर जो है और चीज़ें जो उनके कंट्रीब्यूशंस थे, ख़ासतौर से जो मुझे अट्रैक्ट करते थे, उन सारी चीज़ों को जो कि उनके समाज के लिए कंट्रीब्यूशन था, जो उनका कंजर्वेशन से ब्रज का उन्नयन के लिए कंट्रीब्यूशन था, ये सारी चीज़ों को ही काफ़ी अच्छी तरह से और कुछ पब्लिकेशंस मेरे पास पड़े हुए थे। कभी महाराज जी ने मुझे ऐसे ही गिफ्ट में दे दिए थे कि ये ले जाओ, तो मैं इसे पढ़ करके रख दिया था। कभी कभी पढ़ने मज़ा आता था। वो ब्रज अकेडमी के पब्लिकेशंस थे, कुछ और मिल गए, तो वो सारा मिला करके फिर ये पुस्तक 2000। मुझे एक चीज़ जाननी है आपसे, जो दीक्षित जी आपको मिले थे, जो जिन्होंने 35,000 रुपये मांगे थे, आपने 10,000 रुपये दिया उनको, तो जो उनके पास में रह गया उसमें कोई चीज़ रेलिवेंट है आपको लगता है कि जो आज हो सकता है? क्योंकि वो पूरी प्रोसीडिंग हुआ करती है जो सेमिनार करते थे ना। अगर अभी आप कुछ समझे कि कुछ चीज़ लेने वाली ऐसी हो नहीं, तो वो अभी शायद ट्राई दीक्षित कीजिए। जी शायद अब नहीं है। अच्छा, और वो शायद मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये 98 की बात है, आज कितने साल हो गए आप समझिए। फिर भी अगर आप ठीक समझे तो एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ, कभी जा सकते हैं, मान लीजिए। और मैं ले भी लेता बाद में। वो क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब हैं वहाँ पर आगरा में, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ से ले लूँगा, लेकिन वो कभी लिए नहीं। जितने लोगों का आपने जिक्र किया है उन सबके विवरण इसमें आ गया है सब बुक के अंदर। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है। अब थोड़ा किताब के बारे में बता दें। तो ये तो किताब का खाली बैकग्राउंड था कैसे। अब इस किताब में जो है सबसे पहले शुरू किया था मैंने संस्मरणों से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने संस्मरणों में जब बहुत कुछ देखा और उससे पता लगा तो बाबा जी की एक कथा बन सकती है कि महाराज जी का बायोग्राफी जो है वो बनाने की मेरी इच्छा हुई। बाबा जी कौन थे आफ्टर ऑल, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जी। सब कथाओं में तो आया है, लोग कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, तो हमने उसको बायोग्राफी का शेप देना शुरू किया। तो वो बायोग्राफी जो है मैंने पूरी बनाई और वो धीरे धीरे करके बढ़ती गई। कौन से बिगिनिंग कहाँ से करी? बिगिनिंग की जो है सबसे पहले तो जो है जो लोग बोलते थे कि महाराज जी जो है, कंक्लूजन में क्या निकला कि इनका जन्म, मतलब आप कंक्लूजन में ये निकला मेरे हिसाब से कि बाबा जी, अब ये तो पता नहीं कि वास्तव में उन्होंने कायाकल्प करके किसी के शरीर के अंदर प्रवेश किया था, नहीं प्रवेश किया था, जो कि सबसे प्रचलित कथा ये है। और ये प्रचलित कथा आज से नहीं है, मतलब जब बाबा जी पन्ना में रहते थे तब भी ये प्रचलित कथा थी वहाँ पर। लेकिन खरे साहब ने उसको थोड़ा डिस्प्यूट किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। और उसमें कुछ ऐसा लगता उभरता है कि बचपन में, अब वो चाहे कि जहाँ से बाबा जी आए हों, ठीक है, लेकिन किस एज ग्रुप का? उस एज ग्रुप में मतलब अर्लीस्ट मतलब मान लीजिए कि 10-12 साल, ठीक है, 10-12 साल की एज में वो कभी पन्ना में थे, ठीक है। और पन्ना में पांडव फॉल्स एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर वो रहते थे, पांडव फॉल्स में रहते थे। तो वो पांडव फॉल्स में गुफाएं हैं बहुत सी, वो जगह मैंने जाके देखा, उसका फ़ोटो भी यहाँ पर है। तो वो जो उस पांडव फॉल्स में जो है वो वहाँ पर रहते थे और वो ज़्यादातर जो है सेमी कॉन्शसनेस के स्टेट में रहते थे, मतलब, ठीक है। उस एज में, छोटी एज। हाँ, बहुत छोटी एज में भी वो जो है ऐसे थे। और बहुत छोटी एज से भी जिन लोगों का संबंध है, इसमें एक फक्कड़ बाबा थे और भी कई लोग थे, ठीक है, शास्त्री जी थे। तो ये सारे लोग जो है मतलब बाबा जी को कोई समझ नहीं पाता था बाबा जी हैं क्या चीज़, ठीक है ना। उस एज में भी ये सब लोग जो है 30-40 साल कभी बड़े लोग थे, मतलब आप समझ लीजिए उनसे बाबा जी से जो दिखता था, मतलब। तो इनका जन्म कब हुआ था? हाँ, तो इनका जन्म के बारे में वही तो, अब जन्म कहाँ से हुआ, कौन से थे, लेकिन फिलहाल मतलब ये पन्ना और बुंदेलखंड रीजन में बाबा जी का घूमना टहलना ये बहुत कम एज से है। जैसे बुक के अंदर लोगों के बहुत सारे विचार थे इनके बारे में। हाँ, जैसे मिस्टिक थे, चमत्कारी थे, तो फाइनली आप कैसे कंक्लूड करते हो? तो ये चीज़ें मतलब उनके बहुत कम एज से 14, 15, 12 की एज में भी ये सब चीज़ें होती रहती थी। अच्छा जी। हाँ, लोगों के साथ ये सारी घटनाएं घटती रहती। सबसे ज़्यादा जो होती थी कि अचानक प्रकट हो जाना, अचानक गायब हो जाना, जी। ये दो चीज़ बहुत ही कॉमन थी। दूसरी चीज़ क्या होती थी कि जब वो चले आते थे लोग बहुत ज़्यादा व्याकुल होते थे उनके लिए, बहुत उनके प्रति प्रेम पनपता था।
अंदर से लोगों को। फिर बाबा जी आ जाते थे कुछ दिनों बाद। तो ये लुका छिपी का खेल मतलब लोगों के साथ चलता रहता था। पन्ना में जो है उन्होंने एक ग्रुप डेवलप कर दिया जिनके साथ वो बैठ करके ध्यान भी करते थे। और पन्ना में जो है उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है हिमालय में था। बल्कि एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा कि मथुरा नाम उनका उन्होंने यहाँ तक कहा कि बाबा जी तो मतलब वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते थे उन दिनों, और वो जो वहाँ की पहाड़ों की भाषा है वो ज्ञानगंज, वो उसमें काफ़ी नहीं, ज्ञानगंज नहीं, अच्छा, मतलब वो कहते थे कि ये बद्रीनाथ वगैरह जिसके आसपास अच्छा, का, ठीक है। तो यहाँ की भाषाएं जो है वो काफ़ी उनके हिंदी में मिक्स होती थी, ठीक है। लेकिन वो मतलब ये था कि वो ध्यान वान कराते थे तो वो तो चले जाते थे ध्यान में। ज़्यादातर ओम करके वो जाते थे, या ओम तत्सत, या जो तमाम उपनिषदों के मंत्र हैं वो सब करके, तो वो बोल बोल के जो है वो चले जाते थे ध्यान में। ध्यान में जाने का मतलब कि वो लगभग समाधि की स्थिति कह लीजिए। लेकिन बाकी लोग फिर वो नहीं कर पाते थे, वो धीरे धीरे करके चले जाते थे। और वो जंगलों वंगलों में घूमते रहते थे ज़्यादातर, ठीक है। जंगलों में घूमना, किसी मंदिर में, अच्छा उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, आदमी चल नहीं पाता था उनके साथ बहुत देर तक, रात दिन का कोई हिसाब किताब उनका नहीं होता था। तो आदमी कितना मतलब कर सकता है सब चीज़ें, तो इसलिए मतलब कोई बराबर साथ में नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, जब ज्ञानानंद जी आए उनके संपर्क में, और ये जो पन्ना में जो खरे साहब थे, ठीक है, ये दो लोग जो है उनके काफ़ी मतलब साथ में रहते थे, क्योंकि उन लोगों का ग्रुप में वो लोग करीब 30 ईयर्स के रहे होंगे उस समय, 30-35 के। और बाबा जी मान लीजिए 15 साल के रहे होंगे, 14 साल के रहे होंगे, इससे समझ लीजिए। वैसे ज्ञानानंद जी कहते हैं हम पहली बार मिले तो 18 साल के बाबा जी थे, मतलब वो 63 में, सन 63 की बात बता रहे हैं। तो ये तो इन लोगों के साथ इनका संपर्क रहा। उसी बीच में जो है बाबा जी एक शरीर बाबा नाम के एक संत थे, उनके पास जाते थे। अच्छा, और शरीर बाबा जी जो है छतरपुर में रहते थे। तो शरीर बाबा जी के पास जाते थे, और शरीर बाबा जी के इनका शरीर बाबा जो है ऐसे संत थे, अवधूत संत थे। उनको किसी चीज़ का ये सब भान नहीं रहता था, आसपास क्या हो रहा है इसका जैसे। लेकिन वो जो कुछ भी कह देते थे वो सत्य होता था। लेकिन उनकी भाषा भी वो कुछ अलग से ही थी, मतलब दैविक भाषा थी। कुछ बोलते थे वो बहुत कम लोग उसको डिसाइफर कर पाते थे। बाबा जी कर लेते थे। बाबा जी किसी को बता देते थे क्या कह रहे हैं शरीर बाबा। और बाबा जी यहाँ तक कहते थे कि शरीर अगर जीवन में अगर कोई उनका इस जीवन में कोई गुरु नहीं था, अगर कोई गुरु था तो शरीर बाबा थे। और एक आध लोगों को उन्होंने विज़न में भी दिखाया है कि बाबा जी शरीर बाबा के गोद में बैठे हुए हैं और बहुत छोटे से बालक हैं। तो ऐसा लगता है कि बाबा जी बालकपन में ही शरीर बाबा के संपर्क में आ गए। और यहाँ तक भी किसी से कहा है कि बाबा जी शरीर बाबा ने से उनका उसी तरह का संबंध था जैसा कि श्री रामकृष्ण परमहंस का त्रैलंग स्वामी के साथ था। और जैसे उनके बीच में ट्रांसफ़र हुआ है स्पिरिचुअलिटी, उसी तरह से शरीर बाबा से बाबा जी के स्पिरिचुअलिटी साथ में। बाद के दिनों में ऐसा भी रहा है शरीर बाबा कि बाबा जी के अंदर कई तरह के ऋषियों का प्रवेश हो जाता था। कई तरह के ऋषियों का प्रवेश हो जाता था। तो याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम जैसे सुनाता है, राजा जनक का प्रवेश होता था बाबा जी के अंदर, और शरीर बाबा का भी प्रवेश होता था। ऐसा एक व्यक्ति ने भी कहा है। एक तो उन्होंने कहा है ज्ञानानंद जी ने, और एक इस व्यक्ति ने कहा जो कि वृंदावन में बरसाने में रहता था, रासमणि दास। तो रासमणि ने भी बताया कि ऐसा होता है। और उस समय बाबा जी ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते थे, बताते थे कि वो आम आदमी के या खास आदमी के भी समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो यही बाबा जी ने खुद भी बताया कि हम जब शुरू में ऐसा हमारे साथ हुआ, ये बात ये ज्ञानानंद जी से कन्फाइड किया उन्होंने कि हमारे साथ जब ऐसा कुछ हुआ तो हम पहले जो है बड़ा रजिस्ट करते थे, जैसे हमको कोई इसने कैप्चर कर लिया हो। और जब रजिस्ट करना मैंने बंद किया तब जा कर के वो ठीक हुआ। और तब जो है वो फिर हमारे अंदर एक धारा के रूप में उन्होंने मतलब अपना ज्ञान और सब कुछ देना शुरू किया। तो ये पहले तो जैसे कहते हैं कि अपना ईगो जो है कोई, तो जैसे उनको कैप्चर कर लिया हो किसी ने अंदर से। तो ये इस तरह का चीज़ें उन्होंने बताई। ये सब जो है ये सब यंग एज की बातें हैं, 20 साल 12 साल। फिर वो ज्ञानानंद जी ये भी कहते हैं कि बाबा जी 13 साल की उम्र में ही जो है उनको अद्वैत का जो ज्ञान होता है वो प्राप्ति हो गई, और फिर सगुण की भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना बाबा जी की है उसमें।
लेकिन पहले निर्गुण है ऐसा लगता है, फिर बाद में सगुण है। और सगुण की जब उनको दर्शन हुए श्री कृष्ण के, तो वो शायद हिमालय में दर्शन हुए, तो हिमालय से उनको भेजा आजा बच्चे कि आप जो है वहाँ जा कर के लेंगे भी बैठ जा कर लो। आप जो है वृंदावन मतलब आप जो है ब्रज के उत्थान के लिए काम कीजिए, ऐसा कुछ कहना है महाराज जी का। तो एक वीडियो में भी महाराज जी ऐसा बोलते हैं, मतलब इतना स्पष्ट रूप में नहीं कहते हैं कि मतलब हिमालय में ही ये विचार आया या ये प्रेरणा मिली, ठीक है, श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी, ऐसा कुछ कहते हैं महाराज जी। तो ब्रज में आते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि वो ब्रज में पहले भी आए हों और बीच में हिमालय गए हों, ऐसा कुछ, लेकिन 1-2 साल का पीरियड ऐसा था कि जबकि वो गायब हो गए थे, बाबा जी कोई नहीं जानता था, ब्रज वाले भी आकर के भी जानते थे कि वो बाबा जी कहीं पर। तो यहाँ आने के बाद फिर इन्होंने ये लगभग 70 से के आसपास जो है, अर्ली 70 से इनका एक नया शुरू होता है अभियान बाबा जी का। इसके पहले तक घुमंतू बाबा थे, घूमते रहते थे, जिनके साथ बैठ गए उनको ही सब कुछ मिल गया, और लोगों के तमाम बिना किसी पात्र कुछ नहीं, जो भी उनके पास पहुंच गया वो उनको कुछ न कुछ अनुभव तो होता ही होता था। अनुभव ज़्यादातर ईश्वर से संबंधित होता था, ईश्वर की ओर चलने के लिए प्रेरित करता था अनुभव। और ये जो ये लोक है, ख़ासतौर से जो अलौकिक लोक है, उसके तमाम देवी देवताओं के दर्शन होना, उनके लीलाओं के दर्शन होना, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही आम बात थी बाबा जी के साथ जो लोग थे उनको। ये कोई ख़ास बात नहीं थी, बड़ी आम बात थी ये सब। ध्वनि सुनाई पड़ना, ये बांसुरी की धुन सुनाई पड़ना, लीला देखना, तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें होती। 70 जब अर्ली 70s में आते आते बाबा जी का एक अब हुआ कि एक ऑर्गेनाइज ढंग से हम कुछ करें। तो ये फिर लोगों से संपर्क किया, उसी समय तमाम तरह के पॉलिटिशियंस और तो लोगों से संपर्क किया उन्होंने, और उनके अंदर लगता है मन में एक रूपरेखा बनती गई धीरे धीरे करके कि हमको एक एकेडमी खोलनी है। तो ब्रज एकेडमी एक बनाई उन्होंने। उसके पहले भी काफ़ी मंथन हुआ, और जिसमें से कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा सहायता करने वाले थे वो चिन्ना रेड्डी ने किया। उन्होंने उस समय तिरुपति ट्रस्ट के वो भी थे, हेड थे, और शायद मुख्यमंत्री वहाँ पर थे। और बाद में जो है यहाँ पर आ गए, यूपी के वो भी थे, गवर्नर थे, तो उन्होंने पैसा दिलाया बाबा जी को और उसमें ज़मीन दिलवाने में भी मदद की। तो ऐसे तमाम चीज़ें होती गई धीरे धीरे करके। तो फिर ये सन 80 में ये बाबा जी ने यहाँ पर शिफ्ट किया, 78 में स्थापित किया, और 80 में जो है बिल्डिंग मिल गई, तो बिल्डिंग में शिफ्ट किया, जो कि वहाँ पर आनंद निवास के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर मंदिर के बगल में है, वृंदावन में। फिर उसके बाद जो है कुछ वॉलंटियर जुटने लगे, फिर लोगों का सब इंतजाम, रहने होने का भी इंतजाम हो गया वहाँ पर। तो धीरे धीरे करके वो अब एक दूसरा जो पीरियड है बाबा जी का, ऑर्गेनाइज ढंग से ब्रज के उत्थान के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, और जो है स्पिरिचुअलिटी जो है अब थोड़ा सा, जो ख़ास तौर से मिस्टिकल स्पिरिचुअलिटी, उसको थोड़ा सा उन्होंने पीछे रख करके इस चीज़ से एजुकेशन, इंटेलेक्ट और इस तरह के लोगों के बीच में उनका वो। तो ये किताब लिखने में जो सारी फंडिंग आपने खुद ही की आपने? फंडिंग क्या मतलब, ये तो होता गया। हाँ, होता गया। फंडिंग क्या मतलब, कोई दिक्कतें परेशानियाँ? ना कोई दिक्कत। अरे जहाँ भी होता था कहीं ना कहीं, अब जैसे ज़्यादातर जो काम था इकट्ठा करने का, तो वो तो सब ऑफिस के फंडिंग से ही एक तरीके से हो गया, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो जाती थी, या कहीं हम किसी काम के लिए भेजे गए तो हम जा करके ले आते थे। अब ऐसे हमारी कंपनियां गई थी जिसके हम डायरेक्टर वगैरह थे, या कुछ उन लोगों की मीटिंग्स वगैरह होती थी। तो अब एक कंपनी थी जैसे कि हिंद लैम्प्स। अब हिंद लैम्प्स का वो कोसी में भी एक प्लांट है, और वहाँ पर भी है इधर उसके पास में ही और एक जगह है आगरा के पास, तो वहाँ पर भी है। तो वहाँ मीटिंग होती थी, वो लोग फिर बाद में मीटिंग आगरा में करते थे, कभी कभी कोसी में करते थे। तो इस तरह से बराबर इंटरेक्शंस हमारा होता गया। और मैं जब कानपुर में था तो ये पूरे इंचार्ज था पूरे उसके ऑफिस का, तो पूरा उसमें उत्तराखंड यूपी पूरा आता था। तो इस नाते बराबर कहीं ना कहीं जाना आना होता रहता था। आप कुछ पूछने जा रहे थे? आप कुछ पूछ रहे थे ना? आप अभी कुछ पूछ रहे थे शायद। हाँ जी। बाबा जी आपके हिसाब से भगवान का रूप है? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वो ये कहते थे कि कभी कभी लगता था कि शायद भगवान से भी ऊपर, और कभी कभी लगता था कि वो ये मतलब कहते थे
सबसे ज़्यादा बोलने में एनर्जी वेस्ट होती है, बोलना कम चाहिए ये, क्योंकि काफ़ी देर बात करके फिर वो काफ़ी देर बात नहीं करते थे, इस तरह बैठ जाते थे। बाबा जी महाराज जो है शुरू के दिनों में तो बोलते ही नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, हाँ इशारे से बात करते थे, आंखों से बात करते थे। नहीं बोलते थे कब, लेकिन जब वो बोलते थे तो लगातार बोलते थे। वो डांट वाट तो ये डांटते तो बहुत इंग्लिश बाद में में डांटते थे जी, इंग्लिश में डांटते थे। मुझे डांट बहुत पड़ी है, डांटते मुझे इंग्लिश में डांटा हमेशा। व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ? ये सब चीज़ें जो मुझे है बहुत डांटा। यही एक रीज़न रहा है जो कि हम उसको बाबा जी के पास हम सन 84 में जब हम पहला दर्शन हुआ मुझे, उसको भी ऑन कर दीजिए। बंद कर दो। अच्छा ऑन 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 ही है? ऑन रहने दी, हाँ जी। दूसरा कर दीजिए।